नमस्कार भैया बहनों, आज हम अध्याय 2 व्यावसायिक संगठन के विभिन्न स्वरूप भाग 9 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कंपनियों के विभिन्न प्रकारों के बारे में। तो कंपनियां जो हैं वह मुख्य 2 प्रकार की होती हैं, एक निजी कंपनी और दूसरा सार्वजनिक कंपनी। निजी कंपनी जिसे हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं और सार्वजनिक जिसे हम पब्लिक कंपनी कहते हैं। तो अब हम समझते हैं कि निजी कंपनी कहते किसे हैं। तो ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम 2 सदस्य होने पर जिसकी हम स्थापना कर सकते हैं और अधिकतम 200 सदस्य की इसमें रह सकते हैं, इससे अधिक नहीं रह सकते। इसके निदेशकों की जो संख्या होती है वह कम से कम 2 होती है और कम से कम जो पूंजी इसके लिए चाहिए वह 1 लाख रुपए होनी आवश्यक होती है। तो ऐसी कंपनी जो स्थापित होती है वह कहलाती है निजी कंपनी, जिसमें आम मतलब व्यक्ति स्वयं, जैसे हमको सपोज करिए कि आज मैं सोचती हूँ कि मुझे एक कंपनी की स्थापना करनी है, तो ये जो मेरी कंपनी होगी वह कैसे होगी? निजी कंपनी। इसके लिए मैं और एक और सदस्य, क्योंकि कम से कम 2 सदस्य चाहिए। तो 2 व्यक्ति मिलकर, 2 व्यक्ति जब हो जाते हैं, 2 सदस्य जब हो जाते हैं तो इसकी स्थापना हो जाती है और अधिकतम जो है वह इसमें 200 सदस्य हो सकते हैं और कम से कम 1 लाख रुपए पूंजी होनी जरूरी है। ज़्यादा होती है तो ठीक है, कम से कम बताया है कि इसमें 1 लाख पूंजी होनी आवश्यक होती है। और ऐसी कंपनी अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है। प्राइवेट लिमिटेड, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता सकती हूँ, टाटा आयरन स्टील कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, ये सब क्या है? प्राइवेट है। जिन्होंने स्वयं, मतलब अब व्यक्ति स्वयं जब कंपनी की स्थापना करता है तो वह कहलाती है प्राइवेट कंपनी। और जब सरकार के तहत कोई कंपनी का निर्माण होता है वह कहलाती है सार्वजनिक कंपनी। तो निजी कंपनी के अंतर्गत अंशों का हस्तांतरण नहीं किया जाता, यानी अंश जो होते हैं सिर्फ हस्तांतरण नहीं हो सकते। अंशों के क्रय करने हेतु आम जनता को भी हम आमंत्रित नहीं कर सकते। जो इसके सदस्य होते हैं वही इसके अंश खरीदते हैं। मतलब ये विशेष प्रकार की छूटें निजी कंपनी को प्राप्त होती हैं और इसके अंदर सदस्यों की सूची रखना भी अनिवार्य नहीं होता। निजी कंपनी में अगर सदस्य हैं तो उनकी सूची रखें। सूची अनुक्रमणिका, आपकी बुक में एक शब्द दे रखा अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका यानी लिस्ट, सूची, वह रखना अनिवार्य नहीं होता। चाहो तो रख सकते हो, मतलब अनिवार्य नहीं है, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आपको रखना है या नहीं रखना है। और अपने नाम के पीछे ये प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है। तो ऐसी कंपनी कहलाती है निजी कंपनी। नेक्स्ट आता है सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी जिसका निर्माण सरकार के द्वारा किया जाता है वह कहलाती है पब्लिक कंपनी। इसके लिए कम से कम 7 सदस्यों की आवश्यकता होती है और अधिकतम की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, यानी जितने हम अंश निर्गमित करते हैं उतने इसके सदस्य हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। अधिकतम सीमा पर कोई बाउंडेशन इसमें नहीं होता। और इसके लिए कम से कम जो प्रदत्त पूंजी होती है वह 5 लाख रुपए होनी आवश्यक होती है। 5 लाख होंगे तभी आप सार्वजनिक कंपनी की स्थापना कर सकते हो, अन्यथा नहीं।
फिर 5 लाख के बाद सरकार का अनुदान इसमें आ जाता है, सब शामिल होकर के इससे अधिक राशि इसमें हो सकती है। निदेशकों की संख्या जो है इसमें 3 होती है और अंशों के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर अंश जारी कर रही है कंपनी, अगर अंश जैसे मान लो एक बंदा है ए, उसने 100 अंश खरीदे, अब अचानक उसको पैसों की आवश्यकता हो गई तो वह अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकता है अंशों को बेच करके। यानी आज ए के पास अंश है, अगर वह अपने अंश बेचना चाहता है, पैसों की आवश्यकता है उसे, तो अपने अंश किसी और को, जैसे बी को बेच रहा है, तो उसके अंश पहले ए के थे, अब बी के नाम ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यानी इसमें अंशों का हस्तांतरण आसानी से हो सकता है, अंशों के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और आम जनता हेतु जनता को आमंत्रित करना पड़ता है। आम जनता को आमंत्रित करना है, अगर इसके अंश आपको बेचने हैं तो अंशों को खरीदने के लिए आम जनता को इसमें आमंत्रित किया जाता है। सदस्यों की सूची रखना इसमें अनिवार्य होता है। जो भी इसके सदस्य हैं उनकी आप सूची अनुक्रमणिका उसके बनाओगे, अल्फ़ाबेटिक ए नाम पर जितने भी सदस्य हैं सबका एक साथ, उसके बाद बी का, उसके बाद सी का, जो भी सदस्य हैं उनकी एक सूची बन जाती है। और अपने नाम के पीछे ये लिमिटेड शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात ये होती है कि निजी कंपनी की स्थापना के लिए सिर्फ 2 अवस्थाएं, वैसे कंपनी की स्थापना की 4 अवस्थाएं हैं। पहला है प्रवर्तन, दूसरा समामेलन, तीसरा पूंजी अभिदान और चौथा है व्यापार प्रारंभ। तो जो निजी कंपनी होती है उसमें सिर्फ 2, प्रवर्तन और समामेलन, 2 अवस्थाएं पूर्ण करने पर, प्रवर्तन का मतलब जिसके दिमाग में कंपनी की स्थापना करने का विचार आता है वह कम से कम जितने व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को एकत्रित करता है, क्या नाम रखना है, कहाँ पर कंपनी की स्थापना करनी है, इन सब की जानकारी वह प्रवर्तन के अंतर्गत प्रवर्तक द्वारा किया जाता है। उसके बाद समामेलन, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रार के पास निर्धारित प्रपत्र वगैरह भर करके, फॉर्म वगैरह भर करके। तो ये 2 अवस्थाएं, प्रारंभ 2 अवस्थाएं पूर्ण करने पर वह अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है निजी कंपनी। जबकि सार्वजनिक कंपनी को 4 अवस्थाएं, प्रवर्तन, समामेलन, पूंजी अभिदान और व्यापार प्रारंभ का प्रमाण पत्र मिल जाएगा, उसके बाद ही वह अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है, उससे पहले नहीं। पूंजी अभिदान का मतलब आम जनता से अंशों का निर्गमन करके पूंजी को एकत्रित करना, उसके बाद व्यापार प्रारंभ का प्रमाण पत्र जब रजिस्ट्रार द्वारा मिलता है तभी वह अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है, अन्यथा नहीं। तो ये इसके अलावा प्रविवरण पत्र जारी किया जाता है। जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि कंपनी की जब स्थापना की जाती है तो 3 प्रपत्र तैयार करने पड़ते हैं। एक होता है पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम और प्रविवरण। पार्षद अंतर नियम और प्रविवरण। तो सार्वजनिक अगर कंपनी है तो उसके लिए तो तीनों ये प्रपत्र तैयार करने पड़ते हैं। पार्षद सीमा नियम जिसमें कंपनी के उद्देश्यों का ब्यौरा होता है कि कंपनी किस उद्देश्य के लिए स्थापित की जा रही है और उसकी कार्यक्षेत्र की सीमाओं का ब्यौरा होता है। पार्षद अंतर नियम में कौन कौन से नियम और उपनियम, आंतरिक व्यवस्था से संबंधित कौन कौन से उपनियम और नियम लागू होंगे कंपनी पर, उसका ब्यौरा होता है। और प्रविवरण होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टस, जिसके अंतर्गत कंपनी की संपूर्ण विशेषताएं, कंपनी का आर्थिक लेखा जोखा सब लिखा जाता है। तो निजी कंपनी अगर है, सार्वजनिक कंपनी है तो तीनों बनाने पड़ेंगे, और अगर निजी कंपनी है तो पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम ये 2 ही बनाने पड़ेंगे। प्रविवरण को बनाने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि आम जनता को कंपनी से संबंधित कोई जानकारी देने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए पार्षद सीमा नियम
और पार्षद अंतर नियम 2 ही प्रलेख निजी कंपनी द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी के बारे में है। अगर कोई मान लीजिए सपोज करिए कि सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी निजी कंपनी है, तो भी वह क्या कहलाएगी? सार्वजनिक कंपनी, फिर वह निजी कंपनी नहीं कहलाएगी। तो इस प्रकार से इसके आधार पर हम इन दोनों कंपनियों में अंतर समझ सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। तो ये अंतर वाला क्वेश्चन आपको करना है, आपका होमवर्क है, ठीक है। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का चयन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये चैप्टर आपके थोड़ा लंबा है, लगभग इसके 10-11 भाग हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके।